Hello student, today we will discuss the Azra poem and immorality. Immorality में सबसे पहले हम डिस्कस करें बायोग्राफी ऑफ द ऑथर ही इज़ एन अमेरिकन पोइट, ही इज़ अ फादर ऑफ इमेजिज्म। और पोस्ट मॉडर्न जो पोइट्री के जो फीचर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में से एक फीचर आता है इमेजिज्म। यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल के हवाले से आपको समझना ज़रूरी है। देर आर द टू नरेटर्स, वन इज़ द ऑथर, अदर वन इज़ द सिंगर। और सेकंड जो चीज़ है, यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस होंगी, लव, अदर वन इज़ द वॉर। और एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है जो कि यहाँ पे रेफरेंस भी यूज़ हुआ है लास्ट लाइन में। ये टोटल 8 लाइन्स की पोम है, जिसमें लास्ट लाइन, जो सेकंड लास्ट लाइन है, जिसमें हंगरी का जिक्र है। बेसिकली इट वाज द रेफरेंस ऑफ दैट टाइम व्हेन द जूइश पीपल वर लिविंग इन द यूरोपियन कंट्रीज़ में जब रह रहे थे, उनमें से एक कंट्री हंगरी भी था। उस टाइम के अंदर एंटी सेमेंटिक एलिमेंट जो है वर्ल्ड वार वन से पहले, ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ द हंगरी कंट्री विद द नियाजी जर्मनी और फाशिस्ट इटली से अलाइनमेंट होने की वजह से जो एंटी सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीवेल करने लगे थे उस सोसाइटी में। तो एक तरह से जो हारमनी और पीसफुल इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया, और उसके बाद दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम दैट कंट्री टू द अदर कंट्रीज। और तकरीबन 4.5 लाख के राउंड अबाउट जो जूइश पीपल थे, दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम दैट कंट्री। तो बेसिकली वो एक जो नरेटर है उसके नज़दीक ही प्रेफर टू स्पेंड द लाइफ विद हिज लवर, विद अफेक्शन, विद बिकॉज ही थॉट दैट affection, love, faithfulness, loyalty, and intimacy, these are the very important element of the life, and he preferred to spend his life with a peaceful way, with a harmony. उसके जो नज़दीक है इमोरलिटीज़ जो हैं जंग पर जाना है, जबकि अदर नरेटर है जो कि ऑथर है उसके नज़दीक वो ये प्रेफर कर रहा है कि जो ये जैसे लव है, अफेक्शन है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, फेथफुलनेस, दीज आर अंडर द टर्म ऑफ कावर्डनेस या इमोरलिटी के अंडर आते हैं। क्योंकि जो फाइट ही उस टाइम के अंदर जो फाइट करना, वार के अंदर जाना, और जो था इट्स अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, और सिंबल ऑफ कह सकते हैं ना आप, एक हीरोइक एलिमेंट था उस टाइम के अंदर। तो ये सारी चीज़ों दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ये सारी पोम चल रही है। इसलिए इनमें से एक थीम लव और वॉर का है, दूसरा इमोरलिटी। जो लवर है और जो सिंगर है उसके नज़दीक जो है ये जो ब्लड शेड है, डिस्ट्रक्शन है, और ये सारी क्योटिक सिचुएशन है, दीज आर द इमोरलिटीज़। तो वो कहता है मैं प्रेफर करूँगा कि मैं अपने लवर के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बिकॉज आई स्पेंड सो मच टाइम ऑन द लैंड। और मैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में गया, आई interacted with the different types of people, with different religion, with the different races, with the different creed, और इस तरह कास्ट के लोगों से जब मिला, बट आई थॉट दैट कि माई लवर इज़ मोर क्लोज एंड फेथफुल देन एनी वन। तो उस तरह से उसके नज़दीक यही यही वजह है कि यही वजह है कि आपने आगे अगर इसे देखें तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे यूज़ करता है, दो द रोज लीव्स डाइंग फॉर द ग्रीफ। वो कहता है कि मैं जो प्रेफर करूँ, उसने अपने जो पर्सोनिफिकेशन अपने लवर को रोज़ के साथ प्रेफर की, मतलब पर्सोनीफाई कर दिया उसने, कि अपने जो रोज़ लीव के साथ है, डाइंग फॉर द ग्रीफ। कहता है कि मैं नेवर नेवर एवर विल लीव माई लवर, और मेरे नज़दीक मेरा लवर ही सब कुछ है, ठीक है। उसके नज़दीक ही ये सारी जो है दुनिया, उसका पूरा जो वर्ल्ड है, उसकी दुनिया एक ही शख्स अपने लवर के गिर्द ही घूमती है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखें ये जो वर्ल्ड वार वन का जो टाइम था, उसमें जितना भी ब्लड शेड डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसमें जो यूरोप के अंदर जो कल्चर क्राइसिस उसकी सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से बिकॉज उनकी यंग जो जनरेशन है, दे सफर्ड अ लॉट, और बहुत से जो लोग हैं इस वार की नज़र हो गए। और इसी तरीके से वुमेन का रोल जो था वो भी चेंज हुआ, यूरोपियन उनके ट्रेंड्स चेंज हुए, वर्किंग एनवायरनमेंट उससे पहले द वीमेन हैव नॉट द राइट ऑफ वोट एंड एजुकेशन, और इस तरह की उनकी फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन जब वर्ल्ड वार वन हुई और उसके बाद जो एक तरह से एक पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, और वीमेन को एज अ फादर के तौर पे, एज अ मैन के तौर पे भी अपना रोल प्ले करना पड़ा। तो ये जो रोल थे, ये कल्चर क्राइसिस हुए, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन इनके अंदर हुई।
इसी तरीके से अगर आप इसमें देखें तो ये जो पोम है, आप एक लाइन में आपको एक्सप्लेन नहीं हो रही, मतलब एक लाइन को पढ़ के आपको दूसरी लाइन की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे देन डू हाई डीड्स इन द हंगरी टू पास ऑल द मेंस बिलीविंग। अब यहाँ पे बेसिकली ये रन ऑन लाइन है, इसमें जो भी आइडिया डिस्कस कर रहा है स्पीकर, वो एक लाइन तक लिमिटेड नहीं है, वो सेकंड लाइन तक पढ़ने के बाद आपको कन्वे हो रहा है। तो इसको रन ऑन लाइन कहते हैं, इंजमेंट मीटर कहते हैं। सेकंड जो चीज़ देखें, एसोनेंस, इसमें आवाज़ जो साउंड्स हैं उनके हवाले से जो स्लांट राइम इस्तेमाल किए, उसमें हैविंग, लविंग, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन जो है उसमें हैविंग का वर्ड इस्तेमाल किया है, सेकंड लाइन जो है उसमें लिविंग का, थर्ड में ग्रीविंग, फोर्थ वन लाइन जो लाइन है उसमें भी बिलीविंग का वर्ड इस्तेमाल किया है। टोटल 8 लाइंस के अंदर उसने एसोनेंस का भी यूज़ किया है, एंजायमेंट मीटर का भी इस्तेमाल किया हुआ है, और राइम जो स्लांट राइम है उस जो एंजायमेंट मीटर जिसमें कह रही हूँ रन ऑन लाइन, उसका इस्तेमाल किया, और एसोनेंस स्लांट राइम का इस्तेमाल किया। इसी तरह उसने अपने वर्ड्स के थ्रू वॉर और लव दोनों एलिमेंट्स को विजुलाइज करके अपने जो रीडर है उसके सामने पोर्ट्रे किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम एंड इमोरलिटी। सो बेसिकली आपको वार से रेलिवेंट एलिमेंट को डिस्कस करने के लिए यू हैव टू थिंक अबाउट द एंटी सेमेंटिक एलिमेंट्स इन द यूरोपियन कंट्रीज, और स्पेशली हंगरी, जहाँ पे जो एंटी सेमेंटिक एलिमेंट जब प्रोवोक किए तो उसकी क्या कंक्लूजन्स क्या ड्रॉ हुए, उसके उस सब चीज़ों को आपने देखना पड़ेगा, और उसके साथ किस तरीके से कल्चर क्राइसिस का यूरोपियन कंट्रीज शिकार हो गए, और इसी तरीके से जो उनकी कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू, उनका बिलीव इन गॉड वो भी ख़त्म हो गया। उन्होंने बिलीव ये करना शुरू कर दी देयर इज़ नो गॉड। एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो एलिमेंट्स थे वो भी प्रोवोक होने लग गए, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है जो सोसाइटी है वो एक क्योटिक और डिस्ट्रक्शन के जो एलिमेंट्स है उसको पोर्ट्रे कर रही है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर ये जो अज़रा पॉन्ड की जो पोम है, इस सारी चीज़ों को, दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके, दो आइडियाज़ को लेके तो कंटिन्यू करती है और इससे एक्सप्लेन और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। थैंक यू वेरी मच।